हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, मैं हूं उपेंद्र उपाध्याय और मैं आज 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। मित्रों, जो आपका पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की विमा और वैद्युत क्षेत्र के मात्रक के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभिन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की परिणामी तीव्रता के लिए भी हमने सूत्र प्राप्त किए थे। मित्रों, यदि आपने इस टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उन्हें देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो आपको एक बात याद दिला दूं, यदि आपने इस YouTube चैनल काका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आप यदि इस चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाए रखें जिससे टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यदि आप इस YouTube चैनल से कुछ अपनी स्टडी में फायदा लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं कि ये YouTube चैनल फिजिक्स के क्षेत्र में हमारी बोर्ड के एग्जाम में हेल्प करे, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो आप देख रहे हैं कृपया बीच में ना छोड़ें, लास्ट तक देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी आपको पॉइंट शेयर किए जाएं उनको अपनी कॉपी में नोट करते चलें। मित्रों, जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो जो आप देख रहे हो कुछ दिन तक याद रहेगा, बाकी आप सब भूल जाएंगे। तो इस वजह से मेरी ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। जो भी आपको पॉइंट शेयर किए जाएं उन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे एक हमारा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक कण रखा हुआ है तो इस कण पर एक बल आरोपित होगा। क्या आरोपित होगा? बल। यदि हम यहां से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कण जिसका आवेश क्या है Q, उस पर लगने वाला बल निकालें तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। मैंने अभी यहां पर लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित Q कूलॉम के कण पर लगने वाला बल। दोस्तों, जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की थी तो हमने देखा था E बराबर क्या होता है, F/Q0। मित्रों, वहां पर आवेश Q0 था तो हमने Q0 लिखा था, परीक्षण आवेश था। यहाँ पर कोई एक ऐसा कण है जिसका आवेश कितना है, Q कूलॉम, तो उस पर लगने वाला हम बल निकालेंगे। तो यहां से आप देखें F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q0। तो वहां Q0 था इस वजह से Q0 लिखा था, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, E इंटू Q। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा किसके, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा कब, जब क्वेश्चन में ये पूछे कि कोई कण जिस पर Q कूलॉम का आवेश है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो इससे निकाल सकते हैं। मित्रों, एक बात और इम्पोर्टेंट है, उसमें आप परिमाण तो निकाल देंगे, लेकिन यदि आपको उस न्यूमेरिकल में डायरेक्शन पूछ रहा है कि उस लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, तो मैं आपको ये पॉइंट नोट करा रहा हूं, इसे आप नोट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की ओर होती है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझें। जैसे कोई भी आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और वो आवेश कौन सा है, धन आवेश।
अगर धन आवेश होगा तो उस पर लगने वाले बल की दिशा कहाँ होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो समझो बात को, जैसे ये कोई पॉइंट है हमारा, हमने मान लिया पॉइंट ए, और ये पॉइंट है आपका पॉइंट पी, और पॉइंट ए पर आपका कोई आवेश रखा है और वो आवेश कौन सा है? धन आवेश। अब लगने वाले बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो मित्रों जब मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा उसमें मैंने बताया होगा आपको धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश के विपरीत दिशा में होती है। तो देखो इसके विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया? ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश के विपरीत ओर हो गई। तो अब इस पर लगने वाला जो बल होगा उसकी भी दिशा वैद्युत क्षेत्र की ओर होगी। यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए से पी की ओर है यानी सीधे हाथ की तरफ, तो जो बल की दिशा होगी वह भी इस धनावेश के विपरीत ओर होगी। पॉइंट क्लियर है या नहीं? एक बार फिर से समझें, यदि वैद्युत क्षेत्र में धनावेश है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की ओर होती है। प्लस क्यू आवेश ए पॉइंट पर स्थित है तो धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इसके विपरीत ओर होगी, यानी पी से सीधे हाथ की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ है और बल की दिशा भी इसी तरफ होगी। पॉइंट नंबर 2 को आप अच्छी तरह से समझ लें। यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कौन सा आवेश हो? ऋण आवेश हो। कौन सा हो? ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। धन आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, लेकिन ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। समझे इसको? जैसे ये हमने पॉइंट ए मान लिया है और इसे बी मान लिया, ऋण आवेश क्या हो गया हमारा? माइनस क्यू। अब माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसी ओर होती है, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पी से ए की ओर हो गई, लेकिन अब जो बल की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। विपरीत का मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए की ओर है तो बल की दिशा किधर होगी? आपकी ए से पी की ओर, यानी सीधे हाथ की ओर। एक बार दोबारा से समझ रहे हैं, धनावेश होगा तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की ओर होगी और ऋण आवेश होगा तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। जैसे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए की ओर तो बल की दिशा ए से दूर की ओर, ठीक है मित्रों। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से आगे हम अब बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव को डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं आपके टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की। तो बच्चों इसमें क्या होता है, दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है लेकिन प्रकृति कैसी होती है? विपरीत। यानी एक धनावेश होता है दूसरा ऋणावेश होता है। परिमाण दोनों का कैसा? सेम, यानी एक यदि Q है तो दूसरा भी Q होगा। अब इन दोनों समान परिमाण के आवेश तथा इनकी प्रकृति कैसी? विपरीत। इन दोनों आवेशों को समीप रखकर यानी अत्यंत निकट रखकर यदि हम एक निकाय की रचना करें तो उस निकाय को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। देखें जैसे हमारे पास एक माइनस Q और दूसरा प्लस Q। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये ऋणावेश है और ये धनावेश। हम क्या पढ़ रहे हैं? विपरीत प्रकृति, यानी ये कैसी प्रकृति है? इनकी विपरीत। और समान परिमाण, समान परिमाण का मतलब ये अगर Q है तो ये भी क्या है? Q। यहाँ पर देखें समान परिमाण है, प्रकृति कैसी है? विपरीत। यानी हम कह सकते हैं कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखे जाने पर
जो निकाय बनेगा उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, देखें, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखे जाने पर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत निकट हों, यानी एक दूसरे की दूरी बहुत अल्प हो, तो उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखे जाने पर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मित्रों, इसके बाद हम एक और दूसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है मित्रों, इसको मैं शेयर करने से पहले आपको एक इसका फॉर्मूला बता देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2L × Q। ठीक है, अब देखो, जैसे जो हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, तो इसमें हमने देखा दो समान परिमाण के आवेश और उनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत, तो और उनके बीच की दूरी हमने क्या मानी, 2L। ठीक है, ये 2L दूरी कैसी है, अल्प दूरी है। कैसी है, अल्प दूरी है। ठीक, अब देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पर 2L क्या है, अल्प दूरी, और Q क्या है, इन दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण है। तो देखो, हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर हमने देखा 2L × Q। Q क्या है, इन दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण। 2L क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो हम बोल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, देखो एक बार से समझें इसको। हम लिखेंगे यहां पर किसी एक बिंदु आवेश के परिमाण तथा उन बिंदु आवेशों के बीच अल्प दूरी के गुणनफल को, देखो, किसी एक बिंदु आवेश के परिमाण, यानी हमने Q ले लिया, तथा उन बिंदु आवेशों के बीच अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी क्या है, 2L। अब इनके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है मित्रों, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसे हम P से व्यक्त करते हैं। इससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। मित्रों, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है,
सदिश राशि है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक, यदि हम यहां से इसका मात्रक निकालें, क्या निकालें? मात्रक, कूलॉम मीटर। आवेश का मात्रक कूलॉम और 12 क्या है? दूरी, और उसका मात्रक क्या हो गया? आपका मीटर। अब देखें आप, अगर हम यहां से इसका विमीय सूत्र निकालें तो देखो, मीटर को हम क्या लिखते हैं? मीटर का जो विमीय सूत्र होता है, विमा होती है, वो होती है एल, और कूलॉम की क्या होती है? एटी। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? एलएटी, या हम इसको एटीएल बोल सकते हैं। एलएटी मित्रों मैंने इस वजह से लिखा है कि आपको याद हो जाएगा, यानी एलएटी हम इसे लात बोल सकते हैं। लात आपको याद रखना है। विमीय सूत्र किसका है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कूलॉम का एटी कैसे हो गया, तो आपको याद होगा Q बराबर आई टी, और आई का क्या हो गया? ए, और टी का टी। तो इसकी एक पॉइंट और याद रखें आप, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। तो इसकी जो दिशा होती है, यानी किसकी दिशा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। धन आवेश की ओर होती है। तो मित्रों, अभी हमने क्या क्या समझा है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा है हमने। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखा जाए तो उनसे जो निकाय बनेगा, उस निकाय को हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। इस डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। इसे किसी एक बिंदु आवेश के परिमाण, यानी एक आवेश का परिमाण ले लिया हमने Q, और इनके बीच की दूरी हमने क्या ले ली? 12। तो इनके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे मित्रों P से व्यक्त करते हैं। राशि कैसी है? सदिश। फॉर्मूला ये हो गया। मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक कूलॉम, 12 यानी लंबाई है, इसका मात्रक मीटर। विमीय सूत्र कूलॉम मीटर का L लिख दिया, कूलॉम का AT, तो ये हो गया LAT। यानी याद करने का तरीका या ट्रिक कह सकते हैं आप इसे, वो क्या है? आपकी लात। इसका विमीय सूत्र है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसकी जो दिशा होती है बच्चों, वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है बच्चों, अब बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनें और इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छी तरह से इसको नोट कराएं। मित्रों क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव हमने अभी स्टडी किया था। इसमें एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी -Q और +Q, एक दूसरे से अल्प दूरी 12 पर स्थित है। ठीक है, अब O हमने इसमें क्या माना है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो ये डिस्टेंस इनके बीच की क्या होगी? L होगी। अब इस O से R दूरी पर, इस O से R दूरी पर एक पॉइंट यहाँ पर P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको जो मैंने पॉइंट पिछले लेक्चर में शेयर किए थे, उन्हें आपने बढ़िया तरह से समझा होगा, देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जो पिछला वीडियो है उसे आप जरूर देखें। दोस्तों मैंने आपको बताया था -Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसी ओर होती है। उसका मतलब क्या है? -Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मानी E1। ठीक है, तो इसकी जो तीव्रता होगी इसी की ओर। और जब मैंने एक और पॉइंट आपको लिखाया था वो क्या था? धन आवेश के कारण
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश के विपरीत ओर होती है। ठीक है, ये विपरीत ओर हो गई और ये क्या है P2। अगर हम इन दोनों के बीच में एंगल की बात करें तो 180 अंश यानी 180 अंश का कोण बन रहा है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीच एंगल 180 अंश हो, कहने का तात्पर्य यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा विपरीत ओर हो तो उनकी परिणामी तीव्रता उनके अंतर के बराबर होती है। उसी अनुसार हम निकालेंगे। ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, यदि आपने नहीं समझे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखें। जितने भी पिछले जो वीडियो हैं उनको आप अवश्य देखें। तो शुरुआत करते हैं। जो इसकी जो थ्योरी पार्ट है, जो इसका लैंग्वेज है, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके A सिरे पर -q, B सिरे पर +q आवेश है। इनका मध्य बिंदु O है। O से r दूरी पर एक पॉइंट क्या है P। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर -q तथा B सिरे पर +q आवेश स्थित है। इनके बीच की दूरी 2l है। इनका मध्य बिंदु O है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, दोस्तों एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक क्या है वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे A सिरे पर -q तथा B सिरे पर +q और ये आवेश इनके बीच की दूरी क्या है 2l है। इनका मध्य बिंदु क्या है O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, जो ये पॉइंट है आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पहले हम E1 निकालेंगे यानी -q आवेश के कारण, फिर हम +q आवेश के कारण निकालेंगे E2। देखो, जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमें एक फॉर्मूला याद होगा। कौन सा? E बराबर 1/4πε0 q/r²। जिस बिंदु आवेश के कारण जिस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं तो उस आवेश तथा उस बिंदु की हमें दूरी पता होना चाहिए। यदि हम -q के कारण P बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं तो हमें AP पता होना चाहिए। AP कैसे निकालेंगे बच्चों? O से P तक की डिस्टेंस कितनी है R और O से A तक की डिस्टेंस कितनी है L। यानी हम कह सकते हैं AP बराबर AO प्लस OP। AO की वैल्यू कितनी है L और इसकी कितनी है R, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R प्लस L। AP बराबर R प्लस L और फिर क्या निकालेंगे हम +q के कारण, तो ये होगा आपका BP बराबर देखो यहां से OP, जो OP है वो कितनी है R और इसमें ऐड क्या हो रही है आपकी OB। हमारे पास OP है R और OB है आपका L। निकालना क्या है हमें BP, तो BP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OP में से OB को घटा देंगे। यहाँ मैंने लिखा है OP माइनस OB। OP की वैल्यू कितनी है आपकी R और OB की वैल्यू कितनी है L। तो इस प्रकार हमारे पास BP की डिस्टेंस कितनी हो गई
आर माइनस एल, और यहां मैं अब लिख रहा हूं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, E1 देंगे। लेकिन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो देखो यहां मैंने लिखा है E1 बराबर 1/4πε0 Q, Q की जगह पर हमने Q रख दिया। अब R का मतलब यहां पर ये है कि जिस आवेश से जिस बिंदु पर निकल रहे हैं वहां के बीच की दूरी, तो वो क्या है आपका AP। तो मैंने यहां लिख दिया है आपका AP का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q की जगह पर आपने Q रख दिया और AP की जगह पर रखेंगे आप R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर मान लिया आपने फर्स्ट, ठीक है। हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होगा आपका E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, अब यहां पर AP है प्लस Q के कारण, देखिए प्लस Q यानी बिंदु B से लेकर P तक की, यानी BP कितना है आपका R माइनस L। तो यहां मैंने लिखा है BP का होल स्क्वायर, अर्थात आप देख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। तो दोस्तों देखें, अब यहां देखेंगे E1 व E2 की दिशा कैसी है मित्रों, विपरीत है। कैसी है, विपरीत है। तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह होगी बच्चों E बराबर E1 डिफरेंस E2, ठीक है। E1 डिफरेंस E2 यानी जब वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हों तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होती है, और जब दिशा एक ही ओर हो तो उनकी तीव्रताएं जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब आप यहां से अपने इस वीडियो को रोककर आप यहां से इसे नोट कर सकते हैं। यहां अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। और अब जो E1 और E2 के मान हैं हमारे पास, इनको हम इसमें रख देंगे। यहां हम लिखेंगे, यहां मैंने लिखा E1 व E2 के मान रखने पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा E बराबर E1 की जगह पर हमने लिखा 1/4πε0 Q अपॉन, और कितना है ये आपका R प्लस L का होल स्क्वायर डिफरेंस E2 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q अपॉन BP की वैल्यू कितनी है R माइनस L का होल स्क्वायर। तो हमें इस अंतर के चिन्ह को कैसे हटाना है बच्चों, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों देखो 1/4πε0 इसमें भी कॉमन है, Q इसमें भी कॉमन है। अब जब हम किसी भी संख्या में बड़ी संख्या यानी R प्लस L इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ी संख्या होगी, और R में से L को हम जब R में से L को घटा देंगे तो ये छोटी संख्या होगी। किसी संख्या में हम बड़ी संख्या से भाग दें तो छोटी संख्या आएगी, और छोटी संख्या से उसी संख्या में जब हम भाग देंगे तो वो
बड़ी संख्या आएगी, अर्थात हम कह सकते हैं जो E2 है वो बड़ा है किससे, E1 से। तो इस वाली संख्या में से हम इसे घटाएंगे। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0, और ये हो जाएगा आपका Q R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1/4πε0 और Q को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4πε0, और इधर बचेगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4πε0, एलसीएम लिख दिया हमने, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। जब हम इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और बचेगा आपके पास क्या, R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिख दिया R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, और इससे एक गुणा करेंगे तो सेम आएगा। जब R प्लस L के स्क्वायर से यानी R प्लस L के होल स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, बचेगा आपका ये, और इससे हम इसमें 1 में इंटू करेंगे तो सेम संख्या आएगी, और ये हो जाएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसे देखते चले। अब यहाँ से जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे देखते चले। आप देखो Q अपॉन 4πε0 स्क्वायर बोलेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहाँ से मैंने इसको क्वेश्चन में रख दिया है जिससे गलत ना करें आप। R का ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, अपॉन में क्या आएगा, A प्लस B और A माइनस B, तो ये बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। लेकिन इनके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो E बराबर 1/4πε0 यानी Q अपॉन 4πε0, और यहाँ क्या है आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और इस डायग्राम को मैं हटा दे रहा हूं। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, माइनस से इसमें इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, माइनस से इसमें करेंगे ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस से जब इसमें करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2RL, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर L स्क्वायर, 2RL और 2RL कितना हो जाएगा आपका, देखो Q अपॉन 4πε0, अंदर क्या बचेगा आपका 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब जो 4 है 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया है। अब आप देखें 2L इंटू Q ये किसके बराबर होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है इसको 1/4πε0। ठीक है, अब 2R इंटू 2L इंटू Q, समझे बात को, 2 इंटू 2 कितना 4 हो गया, RL Q, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने एक जगह लिख दिया है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है आपका 2LQ, तो इस 2LQ की जगह पर अभी हम नीचे लिखेंगे P, तो नीचे लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 2R, इसके ऊपर मैंने लिख दिया P R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपने जब डायग्राम में देखा होगा तो
तो एल आपको बहुत ज्यादा छोटा दिखाई दे रहा होगा किसके, आर के, तो उसे यानी किसे, एल को हम इग्नोर कर देंगे और बचे हम एल को जीरो मानकर चलेंगे। तो यदि हम यहाँ पर जीरो रखें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर की घात कितनी हो जाएगी 4। तो देखो ई बराबर 1/4πε0 2r इंटू टी अपॉन आर की घात कितनी 4, ठीक है। अब r से इसको कितनी बार काट देंगे, 3 बार। ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा 1/4πε0 2t अपॉन r क्यूब, ठीक है। देखो ये जो वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। बच्चों मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिससे आपके माइंड में बढ़िया तरह से सेट हो सके। दोस्तों देखें, हमने जब प्लस क्यू के कारण निकाला था तो प्लस क्यू के कारण तो ये था और माइनस क्यू के कारण ये था, यानी ये जो वैल्यू थी ये आपकी क्या थी, ये आपका E2 था और ये क्या था, E1 था। तो अब देखें आप कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की यदि दिशा विपरीत होती है तो परिणामी तीव्रता उनके अंतर के बराबर होती है। E2 आपका बड़ा है और E1 कैसा है, छोटा है। तो E2 में से E1 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। E2 में से यानी ये E2 है, E1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हमने वैल्यू रखी थी पहले, तो देखो यहाँ पर आपने देखा होगा 1/4πε0 और क्यू, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, ये कॉमन ले लिया। बचेगा हमारे पास यहाँ क्या, 1/r-l का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा आपका 1+1/r+l का होल स्क्वायर। तो देखो हम जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। r-l के होल स्क्वायर से जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, r+l का होल स्क्वायर, और r+l के होल स्क्वायर से इंटू करेंगे इसमें एक में तो सेम आएगा, r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि r+l के होल स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, r-l का होल स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो यही संख्या आएगी, ठीक है। अब बच्चों जो भी r+l का होल स्क्वायर है, सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ 10th क्लास में, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो ये हो गया आपका r² + l² + 2rl, ठीक है। और ये हो गया हमारा, क्वेश्चन में बंद कर दिया है मैंने क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, r² + l² - 2rl। जब हम माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो जो प्लस के हैं वो माइनस के, और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो गए हैं। r² से r² को कैंसिल कर दिया है, l² से l² को कैंसिल कर दिया, 2rl और 2rl कितना हो गया, 4rl। उसको हमने क्या लिख दिया है, 2 × 2 2l × q। 2l × q क्यों लिखा है, क्योंकि 2l बराबर क्या होता है, p। तो देखो 1/4πε0 2r × 2l³ अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2l की जगह पर हमने p लिख दिया, ठीक है। अब l बहुत ज्यादा छोटा है, जिससे r से l की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर l की जगह पर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0, और r² की घात 2, तो r की घात में 4 और r से इसको काट देंगे, r की घात 3 बार। तो ये अच्छी स्थिति में जो तीव्रता निकल कर आएगी वो होगी 1/4πε0 2p/r³। मित्रों आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मित्रों दिल से लाइक जरूर करें। कमेंट करने में आप बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं, कमेंट भी करते रहें, लाइक भी करें। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा कोई ऐसा मित्र है जिसे जब मैं इस वीडियो को शेयर करूंगा तो उसे बेनिफिट हो सकता है, उसे लाभ हो सकता है, तो मित्रों ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर जरूर करें। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मित्रों एक बात और आपको बताना चाहूंगा, इस YouTube चैनल से मैं आपको 10th फिजिक्स यानी जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की फिजिक्स कवर करवाने की
योजना बना रहा हूँ। बहुत ही जल्द हाई स्कूल की भी फिजिक्स देखने के लिए भी आपको मिलेगी। जो भी आपके पहचान वाले दोस्त, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में जो भी आपके ऐसे परिचित हों जो 10th में स्टडी करते हो, तो उनके लिए भी हम बहुत ही जल्द 10th की फिजिक्स लेकर आ रहे हैं, उनको भी ये बात बता दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।